हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हेमंत कुमार। डॉक्टर एम के इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें जो पीवाईक्यू है, जो भी प्रश्न पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं इस क्लास के माध्यम से हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। विकल्पों की बात करें, फर्स्ट विकल्प है प्रथाएं, सेकंड विकल्प है अंतरराष्ट्रीय कानून, थर्ड विकल्प है संविधान, फोर्थ विकल्प है अध्यादेश। इसमें दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें पूछा है कि किसी देश का जो मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। यह जो प्रश्न है वो पूछा है एसएससी एमटीएस 2023 की थर्ड शिफ्ट में। तो दोस्तों जल्दी से इसका सही विकल्प दीजिए, कौन सा सही विकल्प है। इसके विकल्पों को देखें तो जो प्रथाएं हैं वो हो नहीं सकता, अंतरराष्ट्रीय कानून हो नहीं सकता, संविधान, जो संविधान है इसका सही विकल्प संविधान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी देश का क्या है, मौलिक कानून है। अब संविधान की बात करें तो संविधान क्या है, संविधान एक कानूनी राजनीतिक सामाजिक साधन है। ठीक है, ये क्या है, संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है संविधान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही विकल्पों को देखें तो विकल्प है HVR अयंगर, बी है HN मुखर्जी, सी है BR अंबेडकर और डी है BN राव। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, कौन सा विकल्प ठीक है। इसको देखें तो जो डी विकल्प है BN राव, बिनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। जो BN राव है, जो डी विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। BN राव, बिनेगल नरसिंह राव, वो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अब मैं बात करूं संविधान सभा के जब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या है, इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में जो वरिष्ठतम सदस्य थे वो यही थे, इस वजह से उनको अध्यक्ष चुना गया जो अस्थायी थे। फिर 2 दिन बाद जो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष की बात करें जो 11 दिसंबर 1946 को जो चुने गए थे अध्यक्ष पद पर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष की बात करें तो HC मुखर्जी,
संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष चुने गए थे, उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए थे, वो थे एच.सी. वर्मा। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, सॉरी वर्मा नहीं, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा है के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उसको किनको नियुक्त किया गया था? वो किया गया था बी.एन. राव, बिनेगल नरसिम्हा। ठीक है, संविधान सभा के जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया था? वो किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को किसको किसको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, उसके बाद देखें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में अगर जो प्रस्तावना का रूप लेता है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। दोस्तों जल्दी से इसका सही विकल्प दीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा सही जो मूल प्रस्तावना में नहीं था? फर्स्ट विकल्प को देखिए, लोकतांत्रिक। सेकंड विकल्प है गणराज्य। थर्ड विकल्प है धर्मनिरपेक्ष। और डी है संप्रभु या सार्वभौम। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, कौन सा सही है? इसका जो सही विकल्प होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? जब संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो स्वीकार किया था, स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को? 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो जब इस समय इसको स्वीकार किया गया था, उस समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना है। इसमें हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो ये समाजवादी देख रहे हो आप, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो ये शब्द हैं, वो मूल संविधान में जब संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस समय ये शब्द नहीं थे। इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? इन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था इन शब्दों को। किन किन को? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को। ठीक है, मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान में सिर्फ यह था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली
अब अखंडता तो बाद में जोड़ा गया है, तो एकता के जस्ट बाद में क्या था, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि जो ये तीन शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं जो ये शुरुआती जो शब्द है, हम भारत के लोग, इसका मतलब यह होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह होता है कि इसी शब्द के माध्यम से यह दर्शा गया है कि जो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है, मतलब जो पावर है, शक्ति है, वो स्रोत कहां से है, वो जनता में। ठीक है, उसके बाद में देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में दोनों ही तरीकों से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो किसी भी देश के अधीन नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, समझौते कर सकता है। उसके बाद में समाजवादी की बात करें, पंथनिरपेक्ष की बात करें, तो पंथनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत देश किसी भी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं करता है, वो सभी धर्मों का आदर करता है। ठीक है, समान दर्जा देता है। ठीक है, उसके बाद में समाजवादी की बात करें तो भारत में क्या है, जो उत्पादन के साधनों पर है वो नियंत्रण नहीं करता, मतलब हल्का फुल्का नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इस वजह से तो गणतंत्र और लोकतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि भारत में जो शासन है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में न्याय की बात करें तो तीन प्रकार के न्याय है। जो जस्टिस की बात करें तो जस्टिस कितने हैं, तीन प्रकार से। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें, अब दोस्तों देखो स्वतंत्रता इसमें क्या है, लिबर्टी, जबकि स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में क्या दे रखा है उसको, फ्रीडम। यहां पर जो स्वतंत्रता के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, वो हुआ है लिबर्टी। तो लिबर्टी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, डेट की बात करें कब स्वीकार किया गया था इसको, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर को विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रश्न में देखोगे तो प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। कौन सा नहीं था, लोकतंत्रातांत्रिक था, गणराज्य था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्यों, धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। दोस्तों जल्दी से सही विकल्प बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ए विकल्प है अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आस्था को देखें तो क्या है, धर्म। ठीक है, अगला है विकल्प है विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। अगला विकल्प है अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें देखेंगे तो दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, लिबर्टी के बारे में चर्चा की गई है। तो लिबर्टी के बारे में चर्चा की गई है, तो मैंने आपको बताया था लिबर्टी के बारे में देखेंगे तो क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है,
तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसमें विकल्प देखो कौन सा है, नागरिक तो है ही नहीं। ठीक है, अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें जो बी विकल्प है वो बिल्कुल ठीक होगा, बी आंसर है, वो बिल्कुल सही है, बी है आंसर इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में सी को देखेंगे तो सी के में राजकोषीय आ गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, अवसर, आर्थिक, सामाजिक, ये नहीं होगा। ये न्याय की बात कर रहा है, आर्थिक, सामाजिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? इसमें प्रश्न में पूछा है कि राजनीतिक दर्शन नहीं है, इसमें से कौन सा विकल्प है? फर्स्ट विकल्प को देखेंगे, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील। सेकंड विकल्प है सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी, उदारवादी, सॉरी। थर्ड विकल्प है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। डी विकल्प है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, कौन सा सही है, कौन सा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर? ए, बी, सी, डी। इसमें देखेंगे कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जो प्रतिबद्ध नहीं है। जैसे विकल्पों को देखेंगे, फर्स्ट विकल्प है ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशील। बिल्कुल, जो भारतीय संविधान है वो राजनीतिक दर्शन इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट विकल्प को देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल ठीक है। सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, बिल्कुल ठीक है। अगला विकल्प है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, यह भी बिल्कुल ठीक है। इनकी चर्चा हम जब थ्योरी की क्लास लेंगे उसमें विस्तृत तरीके से करेंगे। अगला विकल्प है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये जो डी विकल्प है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, सेकंड विकल्प है गणतंत्र, थर्ड विकल्प है संघवाद और डी है समाजवादी। दोस्तों इसमें देखो, हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्ष को बिल्कुल ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का प्रावधान करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारा जो देश है सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करता है, किसी भी धर्म विशेष को अलग से नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद देखिए गणतंत्र। गणतंत्र की बात करें तो हमारा जो देश है उसका जो राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, उसका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है, ना कि वंशानुगत है। तो जनता के द्वारा किए जाने पर ही ये हमारा जो देश है वो गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, संघवाद नहीं है हमारा जो देश। समाजवादी मैंने अभी चर्चा की थी आपका कि समाजवाद का मतलब क्या है, प्रस्तावना में भी मैंने चर्चा किया था, जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो जो डी विकल्प है, बी विकल्प है और ए विकल्प, ये बिल्कुल ठीक है। और इस शब्द में किसका उल्लेख नहीं है? संघवाद का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, हमारा जो देश है वो संघात्मक नहीं है। ठीक है, वो अल्प संघात्मक है, हल्का संघात्मक है, थोड़ा संघात्मक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? जो मूल संविधान है वो किसने इंग्लिश में लिखा था, उसको जल्दी से बताइए दोस्तों। फर्स्ट विकल्प है HVR अयंगर, बी विकल्प है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी विकल्प है वसंत कृष्ण वैद और डी विकल्प है
एस.एन. मुखर्जी। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए इसका। किसने किसने जो हमारा जो मूल संविधान है उसको इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था? अंग्रेजी में किसके द्वारा या हाथों से लिखा गया था? विकल्प है H.V.R. अयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद, एस.एन. मुखर्जी। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही हमारे जो संविधान है इसको इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया ये प्रश्न, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? मुख्य प्रारूपकार कौन था? संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? विकल्पों की बात करें, फर्स्ट है के.एम. मुंशी, सेकंड है वसंत कृष्ण वैद, सी है एस.एन. मुखर्जी और डी है H.V.R. अयंगर। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए इसका। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक है? के.एम. मुंशी, वसंत कृष्ण वैद, एस.एन. मुखर्जी, H.V.R. अयंगर। तो दोस्तों इन विकल्पों में देखें तो जो सही आंसर हमारा वो है एस.एन. मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, एस.एन. सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। इसका जो सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ मुखर्जी होगा। ठीक है दोस्तों, जो मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा का जो मुख्य प्रारूपकार कौन? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। दोस्तों जो ड्राफ्ट कमेटी जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इस जो ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 19 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षों की बात करें, जो अध्यक्ष तो थे कौन? अंबेडकर जी थे। सदस्यों की बात करें तो सदस्य में के.एम. मुंशी थे। ठीक है, एक तो के.एम. मुंशी, सदस्यों की बात करें तो के.एम. मुंशी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा। के.एम. मुंशी थे। ठीक है, ये हो गया ना। इसका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, सुरेंद्र। फिर थे मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, एक तो के.एम. मुंशी हो गए, फिर मोहम्मद सादुल्ला। ये जो अन्य अन्य जो सदस्य थे ना, अध्यक्ष तो थे सुरेंद्र, जो इनके जो मुख्य प्रारूपकार तो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अध्यक्ष की बात करें तो अंबेडकर जी थे।
अन्य सदस्यों की बात करें तो के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। मोहम्मद सादुल्ला के बाद में जैसे देखें तो अल्लादी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर है एम गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, ये थे कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर मैं यहां लिख देता हूं एम एम गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, देवी प्रसाद खेतान। फिर है एम एन एन गोपाल स्वामी। तीन सदस्य मैंने उस तरफ लिख दिए, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण अय्यर, फिर है एन गोपाल स्वामी अय्यर, और फिर है देवी प्रसाद खेतान और बी एल मित्तर। देवी प्रसाद खेतान और बी एल मित्तर। ठीक है, दक्ष की बात करें अंबेडकर जी थे। बाकी जो 7 सदस्य थे वो थे, एक तो सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, सेकंड है के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर एन एन गोपाल स्वामी अय्यर, फिर हो गए खेतान जी, देवी प्रसाद खेतान, फिर बी एल मित्तर। ये जो 7 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना दोस्तों इसको। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, ड्राफ्ट कमेटी की का जो गठन है, ड्राफ्ट कमेटी का जो गठन है वो कब किया गया था, कौन सी डेट को, 29 अगस्त को। कब, 1947 को। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे इसके अंबेडकर जी। ठीक है, सदस्यों की बात करें तो सदस्य सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, देवी प्रसाद खेतान और बी एल मित्तर। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस एन मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। क्या थे ये, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत पूछा है, गलत कथन पूछा है इसमें। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकल्पों की बात करें जो फर्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया। सेकंड विकल्प है, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। सी विकल्प है, विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है। डी है, संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, कौन सा विकल्प ठीक है। राज्यों के संघ के अर्थ में संबंध में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा, वो होगा बी, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। बी कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं। विकल्प फर्स्ट को देखेंगे तो प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। इसमें क्या बोला है, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का जो संघ है मतलब विभिन्न राज्यों का एक संघ है भारत। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के विभिन्न राज्यों को विभाजित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें
सी विकल्प क्या है? विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है। जो विभिन्न सूचियां हैं, सूचियां कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये सूचियों की गणना किसमें? अनुसूची 7 में की गई है इनकी चर्चा। ठीक है, सूचियों की चर्चा की गई है अनुसूची, अनुसूची 7 में की गई है। और सूचियां कितनी है? सूचियां हैं 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो उसमें क्या है? उन सूचियों की बात करें तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो कार्य वो केंद्र करता है, राज्य सूचियों पर कानून बनाने का कार्य राज्य, समवर्ती सूची पर अधिकतर केंद्र बनाता है। वैसे दोनों का अधिकार है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अगला विकल्प को देखें तो संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल फोर्थ जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे है? क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में पहले समझौते का परिणाम था। वहां पर पहले क्या है, जो 13 राज्य थे, 13 प्रांत थे, उन्होंने एक जगह में इकट्ठा होकर एक समझौता किया। समझौते के आधार पर संघ का निर्माण किया। साथ में उनको यह अधिकार था कि किसी भी राज्य या प्रांत को अलग होने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान में देखें तो यह अधिकार खत्म हो गया। अब कोई भी राज्य वहां से या कोई भी प्रांत अलग नहीं हो सकता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत में भी क्या है? कोई भी राज्य शुरू से ही किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये जो राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद जो आर्टिकल फर्स्ट है ना, आर्टिकल जो फर्स्ट है उसके फर्स्ट में की गई है। उसके फर्स्ट में क्या की गई है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह बात किसमें कही गई है? यह बात की गई है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में, और इसके खंड फर्स्ट में कही गई है यह बात। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुलेख से शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किया था? अंग्रेजी में किसको लिखा था? बिहारी नारायण रायजोधा। ठीक है, रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तो क्या किया था? अंग्रेजी में लिखा था। हिंदी में पूछा है इसमें, जल्दी से बताइए दोस्तों किसने लिखा है? विकल्पों की बात करें, फर्स्ट है एस एन मुखर्जी, सेकंड है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी है वसंत कृष्ण वैद, और डी है नंदलाल बोस। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा, वो होगा वसंत कृष्ण वैद। वसंत कृष्ण वैद ने ही इसके हिंदी में हिंदी संस्करण लिखा था। ठीक है, और ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या लिखा था? इंग्लिश संस्करण में। इसके साथ जो वसंत कृष्ण वैद की बात करें तो इनका जो साथ दिया था नंदलाल बोस ने दिया था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने दिया था। ठीक है, और बाकी के जो और भी सदस्य थे जो शांति निकेतन से थे, उन्होंने क्या किया? इन्होंने शांति निकेतन के जो विभिन्न जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या है, इस संविधान को सजाने का काम किया था, विभिन्न अलंकरण किया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद, और मैं लिख देता हूं इन, और साथ किसने दिया था? नंदलाल बोस ने, और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ठीक है, और साथ में क्या है? शांति निकेतन।
शांति निकेतन है ना, उनके जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उन्होंने क्या है, संविधान को सजाने का काम किया था विभिन्न अलंकरणों के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक अधिनियम से लिया गया है। किस अधिनियम से लिया गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान का संरचनात्मक जो भाग है या ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? 1909, 1935, 1947, 1919? 1919। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प इसका ठीक है? 1909, 1935, 1947, 1919? दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 1935। भारत शासन जो अधिनियम है 1935, उसके माध्यम से, उससे काफी सारे जो प्रावधान हमने हमारे संविधान में लिए हैं। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे, जब हम संविधान के स्रोतों की बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ही बता रहा हूं। इससे क्या क्या लिया है हमने? संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था। संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी वो हमने 1935 से लिया। लोक सेवा आयोग लिया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, ये व्यवस्था भी हमने 1935 से ली है। राजनीतिक का आधारभूत जो ढांचा कैसा होगा वो हमने 1935 से लिया है। प्रशासनिक विवरण और बहुत सारे जो आर्टिकल है, प्रावधान है, वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही हमने हमारे संविधान में लिया है। ठीक है, तो हमने वैसे तो हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कई प्रावधान लिए हैं, सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इनसे बहुत सारी चीज विशेषताएं हमने ग्रहण की है। उनकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी यही बता रहा हूं कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उससे क्या क्या लिया है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है, सही आंसर कौन सा होगा? 1935। 1909 से नहीं, 1947 से नहीं, 1919 से नहीं, 1935 से। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को वर्ष संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो संविधान संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अभी बताया था, 49 को ही हमने हमारा संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया था। ठीक है, और अंगीकृत किया था। और जैसे इसकी बात करें, कौन सी संवत की बात करें तो संवत कौन सी थी? 2006। और कौन सी? विक्रमी संवत थी। ठीक है, तो हमारे जो संविधान को, इसमें लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्ग सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न था कि भारत के संविधान को किस वर्ष संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 1949, 49 को अपनाया था। ठीक है,
डेट कौन सी थी? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। ठीक है। लागू की बात करें तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था, उस समय मैं आपको बताऊं तो जो आर्टिकलों की संख्या थी, अनुच्छेद की जो संख्या थी, अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां, शेड्यूल, अनुसूची थी 8 और भाग थे 22। ठीक है। भाग 22 थे। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में लगभग 450 से ऊपर, 450 से ज्यादा हो गए हैं अनुच्छेदों की संख्या। मतलब मूल तो 395 ही है, लेकिन इनमें क्या है, विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से नए नए खंड जोड़े गए हैं। उन्हीं खंडों को जैसे टोटल जोड़े तो टोटल संख्या कितनी होती है? 450 से पार जाती है। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां हो गई हैं वर्तमान में 12। ठीक है। भागों की बात करें तो वर्तमान में जैसे वैसे तो 22 भाग ही हैं, लेकिन संविधान संशोधनों के माध्यम से खंड और जोड़े गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो भाग 4 है, उसमें एक खंड जोड़ा गया था। कौन सा? भाग 4 क या ए। ठीक है, वो जोड़ा गया था। सॉरी थोड़ा। तो वर्तमान में जैसे काउंट करें भागों की संख्या को काउंट करें तो 25 है। वैसे तो मूल तो 22 ही है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण करने में समय कितना लगा? वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी जो डेट है ये 26 नवंबर 1949 को, तो इसी डेट को क्या है? विधि विधि दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और जैसे मैं बात करूं कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, यह बात सबसे पहले किसने कही? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय एम एन रॉय ने की थी कब? 1934 में। 1934 में एम एन रॉय ने ही संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था, विचार किया था। ठीक है। कब? 1934 में। किसने किया था? एम एन रॉय ने। तो दोस्तों, जो भी फैक्चुअल जो जानकारी है वो मैंने बता दी है। जब संविधान को स्वीकार किया गया था उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी, भाग 22 थे। वर्तमान में देखें तो जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वैसे गणना करें उनकी तो लगभग 450 से पार जाते हैं। वैसे संख्या देखें जो इनकी वो 395 ही है, लेकिन विभिन्न खंडों को भी जोड़ने पर 450 से पार जाती है। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां पहले 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, भूमि सुधारों से संबंधित जो विधियां थी उनसे संबंधित थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई थी, वो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत। ठीक है, स्थानीय प्रशासन से सब। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और दूसरा क्या है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी नगर पालिकाओं से संबंधित। जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, और भागों की बात करें तो पहले 22 भाग थे,
वर्तमान में देखें तो 25 भाग है। वही विभिन्न जो खंड और जोड़ दिए गए ना, तो जैसे गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग है। ठीक है। उसके बाद देखें तो टाइम कितना लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। सबसे पहले किसने प्रस्ताव किया था, एम एन रॉय जी ने 1934 में। 26 नवंबर 1949 49 को जो स्वीकार किया गया था इस डेट को, तो इस डेट को कहा गया है विधि दिवस। लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। फर्स्ट विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प है जेबी कृपलानी, सी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, डी विकल्प है बी आर अंबेडकर। दोस्तों जल्दी से इसका सही विकल्प बताइए, सही सही आंसर दीजिए, इसका कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों जो प्रस्तावना प्रस्तावना के रूप में जो वर्तमान में जो ग्रहण किया है, वर्तमान में जो प्रस्तावना के रूप में है इसको ग्रहण किया था, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थी पहले, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, कहां, संविधान सभा में। उसके नाम के उसके लिए बताना है किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया है, जेबी कृपलानी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, या बी आर अंबेडकर ने किया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा, वो होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में जब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो स्थायी अध्यक्ष बने। उसके फिर 2 दिन बाद, 2 दिन में मतलब 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के सम्मुख, और इस प्रस्ताव को ही संविधान सभा ने कब पास किया, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना है। एक और चीज बता देता हूं, जो प्रस्तावना है ना, उसका विचार हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा होगी, प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, वो लिया है हमने कहां, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिका से लिया है। और भाषा की बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है, भारत का जो संविधान है सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। विकल्पों को देखिए, फर्स्ट विकल्प है एकात्मक, सेकंड विकल्प है संसदीय, थर्ड विकल्प है राजतंत्रीय, और डी विकल्प है अध्यक्षीय। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही क्या होगा। हमारा जो हमारा जो देश है, भारत है, उसका संविधान कौन सी सरकार प्रणाली के साथ कार्य करता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय, अध्यक्षीय। हमारा जो भारत का संविधान है वो संसदीय शासन प्रणाली की तरफ झुका हुआ है। इसमें क्या है कि यहां पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में बात करें तो इसमें जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको सलाह देगी। लेकिन देखें तो जो मंत्री परिषद ही जो वास्तविक शक्तियों का है ना, जो शक्तियों का वास्तविक तौर पर उपयोग कौन करती है, मंत्री परिषद ही करती है। हमारे यहां पर यही सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, यहां पर क्या है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का होता है,
और जो संसदीय जो मंत्री परिषद होती है वो होती है वास्तविक। वास्तविक, उसमें वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसमें शक्तियां निहित तो होती हैं, लेकिन वो उनका उपयोग कैसे करता है, वो उनका उपयोग मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करता है। ठीक है। एकात्मक की बात करें तो एकात्मक में सिर्फ सारा प्रशासन एक ही जगह केंद्रित होगा, जबकि हमारे यहां पर नहीं है। राजतंत्रीय का मतलब क्या होता है? राजतंत्रीय का मतलब कि वंशानुगत आधार पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यह नहीं है। वो नाम मात्र का नहीं होता, वो वास्तविक प्रधान होता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसमें जो नीत जो कार्यपालिकाएं जो शक्तियां हैं उनका उपयोग वो स्वयं करता है, ना कि मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प कौन सा था? संसदीय। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। फर्स्ट विकल्प है बीटी बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह। सेकंड विकल्प है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाइंग पास्ट। राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह। और डी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। दोस्तों जल्दी से इसका विकल्प दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? समापन, कई बार आपने देखा भी होगा जब हम 26 जनवरी को परेड देखते हैं उसके बाद 29 जनवरी, 19 जनवरी, 29, 29, 29 जनवरी को, 29 जनवरी को ये जो समारोह है कौन सा? बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। और यही समारोह क्या है? एक तरह से समापन समापन समारोह है। ठीक है। जो ये समारोह चल रहा था उसका समापन समारोह होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे इसी के बाद में जैसे राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को क्या है, नेशनल सैल्यूट किया जाता है इसी के माध्यम से। और तीनों जो सेनाएं है ना, वायुसेना है, जल सेना है, थल सेना है, ये क्या करती हैं? ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही बैंड जो ट्रेडिशनल जो बैंड है तो उसकी बीट के द्वारा जो मार्च 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 करती हैं, तीनों सेनाओं के द्वारा मार्च किया जाता है। ठीक है। ट्रेडिशनल आधार पर। ठीक है। तो इसी में बीटिंग रिट्रीट समारोह में, और ये कब होता है? ये होता है 29 जनवरी को होता है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? बीटिंग रिट्रीट समारोह ए। ठीक है। गणतंत्र दिवस की बात करें तो तीन है, एक तो परेड हो गया, फिर जैसे बीटिंग रिट्रीट समारोह हो गया, फिर पुरस्कार वितरण हो गया। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह है वो क्या है? समापन समापन समारोह के नाम से। तो इसी में क्या है, जैसे इसमें जैसे राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है। और 29 जनवरी को मनाया जाता है ये। तो दोस्तों याद रखना ये। अगला प्रश्न है, सभी देशों का अपना संविधान होता है। देशों का संविधान क्या होता है? सभी देशों का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। देशों का अपना संविधान होता है, सभी देशों का अपना संविधान होता है। क्या होता है? साम्यवादी होता है, साम्यवादी देशों में होता है, कुलतंत्रीय व्यवस्था में, या फिर लोकतांत्रिक में, या सत्तात्मक में? जल्दी से बताइए दोस्तों, संविधान किसमें होगा? संविधान किसमें होगा? लोकतंत्रात्मक, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन किया जाता है। किसमें? लोकतंत्रात्मक है। तो यहीं पर संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है। कुलीन तंत्रीय व्यवस्था का मतलब समझ ही गए होंगे। कुलीन तंत्रीय मतलब एक कुल का ही शासन होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एक विशेषता नहीं है? एक एक विशेषता, मतलब एकात्मक विशेषता नहीं है हमारे जो संविधान की। द्विसदनीय विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था,
एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एक विशेषता नहीं है? विकल्पों को देखेंगे। फर्स्ट विकल्प है द्विसदनीय विधायिका, बी है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सी है एकल नागरिकता, डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें सही विकल्पों को देखेंगे दोस्तों, तो सही विकल्प है ए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है या विधायिका है, इसमें क्या है, जैसे संसद के दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें क्या है, संघात्मक लक्षण प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट विकल्प है वही ठीक होगा, क्योंकि जो लोकसभा है, लोकसभा तो पूरे देश को, जबकि इसमें क्या है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो राज्यों की विभिन्न विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसमें संघात्मक लक्षण प्रदर्शित होता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था मतलब एक ही सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली का सिस्टम है वो एक ही है, तो ये जो सिस्टम है वो एकात्मक लक्षण की ओर दर्शाता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी क्या है, यह भी एकल एकात्मक लक्षण की तरफ दर्शाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भी एकात्मक लक्षण को ही दर्शाती है। अब इसकी बात करें एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि भारत भारत के जो विभिन्न जो भारत के जो राज्य हैं, तो राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वहां का सिर्फ निवासी होगा, राज्य का नागरिक नहीं होगा। जैसे मान लो बिहार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिहार का नागरिक नहीं है, वो बिहार का निवासी है। नागरिक कहां का होगा, भारत का। केरल में रहने वाला निवासी केरल का निवासी होगा, केरल का नागरिक नहीं होगा। नागरिक कहां का होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पर ही अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जी को राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सफल सहायता कौन देता है, वो देता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सहायता के अनुसार ही राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। एकात्मक, एकात्मक या फिर एकिक, एक ही बात है। ठीक है, ये भी एकात्मक है, ये भी एकात्मक है, जबकि ये क्या है, ये क्या है, संघात्मक है। ठीक है, संघात्मक लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। अब क्या है कि इसमें पूछा है संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषताएं नहीं है, इसमें ये पूछा है। अब इसमें देखोगे, फर्स्ट विकल्प है दोहरी सरकार, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है अखिल भारतीय सेवाएं, और चौथा है लिखित संविधान। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था जो संघीय विशेषता है, संघीय विशेषताएं में क्या है, लिखित संविधान संघीय विशेषता है। दो सदनों का होना, जो द्विसदनीय विधायिका है वो संघात्मक व्यवस्था है। उसके बाद में देखेंगे शक्तियों का विभाजन, वो भी संघात्मक व्यवस्था है। दोहरी सरकार, वो भी संघात्मक व्यवस्था है। दोहरी सरकार का मतलब क्या है, केंद्र में और राज्यों में जो सरकारें कार्य करती है ना, वो सरकार दोहरी सरकार। लिखित संविधान बिल्कुल यह संघात्मक लक्षण है। उसके बाद में देखें तो कठोर संविधान हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, ये क्या है, दोहरी दोहरी सरकार है, ये क्या हो गई, संघीय विशेषता हो गई। जबकि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब क्या होता है, जो आईएएस की एग्जाम होती है, ठीक है, ये वाली जो एग्जाम है ये क्या है, ये एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। समझ गए, मतलब केंद्र सरकार जो यूपीएससी उन्हीं की एग्जाम करवाता है, यूपीएससी एग्जाम करवा लेता है ना ये, और फिर विभिन्न राज्यों में भेजता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो संघीय विशेषता नहीं है, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, एकात्मक
विशेषताएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? अर्धसंघीय बताया, किसने बताया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, विकल्पों को देखें। एम वी पाइली, गुनार मिर्डल, ईवी डाइसी, केसी विहर। दोस्तों जल्दी से बताइए। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा केसी विहर। ठीक है, केसी विहर ने बताया था अर्धसंघीय। ठीक है, मोरिस जोन्स की बात करें तो मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संग्रह बताया था, सौदेबाजी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद। सौदेबाजी जो संघवाद है, सौदेबाजी संघवाद किसने बोला था? सौदेबाजी संघवाद बोला था मोरिस जोन्स ने। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघवाद बोला है। अर्धसंघीय किसने बताया था? अर्धसंघीय बताया है केसी विहर ने। लिख देता हूं ये भी मैं, सौदेबाजी संघवाद मोरिस जोन्स ने। कभी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कि मोरिस जोन्स ने क्या कहा था। मोरिस जोन्स ने कहा था सौदेबाजी संघवाद। ठीक है, ग्रानविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद। ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद। ग्रानविले ऑस्टिन, ग्रोनविले ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा था। ऑस्टिन के लिए भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद। सौदेबाजी संघवाद मोरिस जोन्स ने कहा था, और सहकारी संघवाद क्या है? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा था जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स ने। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ, केंद्रीय केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सौदेबाजी संघवाद मोरिस जोन्स ने कहा था। सहकारी संघवाद ऑस्टिन ने कहा था। और केसी वियर ने क्या कहा था? केसी वियर ने कहा था अर्धसंघीय, अर्धसंघीय बताया था। किसको? हमारे भारतीय, हमारे संविधान को, भारत के संविधान को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही है? फर्स्ट विकल्प है संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता पुष्टि की थी। सेकंड विकल्प है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। थर्ड विकल्प है संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया था। डी विकल्प है संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट विकल्प है संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि कब की थी? राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि कब की थी? मई 1947 में नहीं की थी, मई 1949 में की थी, 1949 में की थी। तो यह कथन तो गलत है। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की जो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता की पुष्टि की थी, कब? 1949 में, 1947 में नहीं की थी। तो ये विकल्प तो हो गया गलत। अगला है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। बिल्कुल सही है। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को अपनाया था।
ठीक है। राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। उसके बाद में देखें, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया था। 1948 में नहीं, 1950 में, 1950 में। कब? 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। संविधान, अगला ये भी गलत है। अगला विकल्प को देखें, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ना, तो वो डेट यह नहीं थी, वो डेट थी 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। अब राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था? तो राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया था 27 दिसंबर 1911 को गाया था। कब गाया था राष्ट्रगान को सबसे पहले? 27 दिसंबर 1911 को। 1911 को गाया गया था। किसमें? राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था, उस कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? वो कहां हो रहा था? वो अधिवेशन वो हो रहा था कोलकाता में। वो अधिवेशन कहां हो रहा था? कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, उसमें गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही विकल्प कौन सा था? भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जब संविधान सभा को बनाया गया था, उस समय जो महिलाओं की सदस्य संख्या कब थी, कितनी थी? जल्दी से विकल्प पर ध्यान दीजिए। सही विकल्प कौन सा है? सही आंसर दीजिए। 12, 10, 14, 15। दोस्तों, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का निर्माण। उसके बाद में जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये डेट। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो इसी दिन जो 6 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जो कितनी थी? वो थी 15 महिला सदस्य थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सही विकल्प पर ध्यान दीजिए। कौन सा सही विकल्प होगा? बी पट्टाभी सीतारामैया, ए वी ठक्कर, सी है जे बी कृपलानी, डी है के एम मुंशी। जल्दी से विकल्पों पर ध्यान दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी पट्टाभी सीतारामैया। बी पट्टाभी सीतारामैया को संविधान सभा की सदन की समिति के अध्यक्ष थे। हम जब समितियों की चर्चा करेंगे तो उसमें मैं सारी समितियों के बारे में बताऊंगा, उनके अध्यक्षों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? किसके? साख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, साख समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति की। ठीक है, इन सभी समितियों की मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको सभी समितियों के बारे में चर्चा करूंगा। अध्यक्षों के बारे में बताएंगे हम कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष किसके थे? वो थे साख समिति के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा दी गई थी? किस धारा द्वारा? कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी? तो इस धारा में देखना है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा थी? फर्स्ट विकल्प को देखेंगे, 6 का खंड 2, 10 का 1, 12 का 2, 8 का 1। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा वो है 8, धारा 8 का खंड फर्स्ट। इसका सही विकल्प होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति के आदेश, राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर? जल्दी से बताइए दोस्तों। फर्स्ट विकल्प है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के, कार्यों पर समिति के, व्यापार समिति का आदेश। डी है राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति के। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा कार्यों पर समिति। कार्यों पर समिति के ही जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों समितियों से संबंधित मैं एक 5 या 10 मिनट की क्लास लेकर आऊंगा, उसमें मैं सभी समितियों के बारे में चर्चा करूंगा, अध्यक्षों के बारे में चर्चा करूंगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने बस ऐसे ही बताया आपको कि कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों लगातार क्लास में बने रहिए, एग्जाम को और सरल बनाइए, सुगम बनाइए, जिसके लिए हमारी क्लास में लगातार बने रहिए। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, राम राम।